सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मोइज़ुर रहमान। पहले तो आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ईद की मुनासबत से हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने पाकिस्तान का रोशन चेहरा लोगों के सामने रखें। कुछ सक्सेसफुल नौजवान जिन्होंने बड़ा अपनी फील्ड में ज़बरदस्त काम किया, हमने आज उनको दावत दी है। सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद हैं मुबारिस सिद्दीकी, जो कि को फाउंडर भी हैं कार्बन लॉ के और स्टार्टअप लॉयर भी हैं एंड अपनी बड़ी अच्छी पॉडकास्ट भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। मुबारिस के साथ हमने इनवाइट किया है असद नबील खान गबोल को। माशाल्लाह बड़ा ही सक्सेसफुल स्टार्टअप है moveit.pk, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस असद ऑन द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ईद की भी बहुत मुबारक एंड आई थिंक जस्ट लेट्स गेट टू द बिजनेस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज बेसिकली आपसे बात ये करना चाहते हैं कि अगर आप दोनों का प्रोफाइल रखा, आई थिंक आपका भी काफ़ी माशाल्लाह ग्लोबल आउटरीच है, आपने भी बिग फोर में काम किया है। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू एक्चुअली कम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पे कुछ काम करने का? आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद यू असद, आपके साथ अगर हम बात हैप्पी टू स्टार्ट सर। सो बेसिकली मैं वापस आया लंदन बरतानिया से 2019 में। प्राइमरीली इसलिए आया था क्योंकि अपना मैंने जो है ग्लोबल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जो है हासिल कर लिया था प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के बदौलत। तो मेरा हमेशा से एम्बिशन यही था कि वापस मुल्क में आना, क्योंकि फैमिली और हर कोई वापस पाकिस्तान ही मौजूद थे। तो जब वापस मैंने फ़ैसला किया आने का, दिमाग में यही था कि वापस आके एक तो फर्स्ट ऑफ फर्दर वर्क एक्सपीरियंस गैदर करें, ताकि पाकिस्तान का भी जो कॉर्पोरेट सोशल लाइफ उसका एक समझें कि एक्सपीरियंस लें, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में डाइव करें। तो वही सोच दिमाग में हमेशा था। बिकॉज जब मैं गया था लंदन बरतानिया अपनी आला तालीम हासिल करने, कभी घर वालों ने या कभी खुद ज़ाती तौर पर भी कभी ये नहीं सोचा था कि उधर ताहयात ही रह जाना, जिस तरह के आज कल एक ट्रेंड देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ब्रेन ड्रेन और भी काफ़ी लोग कहने मकसद है कि एक फ़्लाइट हम लोग देख रहे हैं। मतलब हर कोई इस कश्मकश में कि किसी तरह एग्जिट रूट यहाँ मुल्क से मिल जाए। मैं आपसे भी अगर ये क्वेश्चन फ्लिप करूँ, आपका भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर है, क्या वजह है कि आप यू चोजन टू स्टिक टू पाकिस्तान? क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त अगर आप कहीं भी जाएँ तो हर कोई ये पूछ रहा है कि किस तरह निकलें यहाँ से। हाँ देखिए, आई थिंक पाकिस्तान में अगर मैं चैलेंजेस देखूं और लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ देखूं, तो काफ़ी हद तक जिन लोगों के पास बेहतर अपॉर्चुनिटी बाहर मिल सकती है तो वो उसको ले रहे हैं और उनको लेना भी चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम खुद वैसे भी एज अ मार्केट देखें, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जो दुनिया में हमने वैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो बहुत डेवलप हो चुके हैं वो पाकिस्तान में अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। बट हाँ, हमारे स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि इसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप कहते हैं कि जी 65% पाकिस्तान की जो आबादी है वो 30 साल से कम किया है, तो दिस कैन बिकम अ वेरी बिग एसेट फॉर अस। लेकिन चैलेंजेस ज़रूर मौजूद है, आपने चैलेंजेस का जिक्र किया। तो असल जब आपने अपने स्टार्टअप की बुनियाद रखी, एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी एक चीज़ है पाकिस्तान में कि अगर हम उसकी बात करें तो चैलेंजेस की बहुत ज़्यादा बात करती है, अगर आप उसका एक खुलासा दे सकें। सर, moveit.pk it's a goods transportation business, I would call it simply just that in a sentence. But basically हम लोग का जो मॉडल है, it's a marketplace model where we connect truckers with businesses and households to move their goods. So we've been doing this for the last 4 years now, alhamdulillah. We raised VC funding and funding from leading renowned angels from the logistics space itself. देखिए, पाकिस्तान में कारोबार करने के बड़े मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस होते हैं। जो मेरे लिए जो नुमाया चैलेंजेस वो रहे हैं, जो क्या उससे कि रिकरेंटली आप आई गेस किसी भी इमर्जिंग मार्केट्स में आप सुनेंगे, वो होंगे दो फ्रंट्स पे। एक तो ये होगा कि वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस, रिसोर्स रिटेंशन, because attracting a top talent whilst being a small business is a very difficult task to sort of undertake itself. So I would say HR challenges and working capital challenges itself were quite difficult, and especially जब 2022 जून के बाद जब हमारा फॉरेक्स क्राइसिस आया था, जो अचानक से इकॉनमी पूरी हमारी टैंक की थी, तो बीइंग अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस हमें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया था। हाउएवर अब ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वापस से अब कहने का मकसद है कि
اسٹیبلائز واپس ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جیسے بزنس کے سروسز کی ڈیمانڈ دوبارہ سے کافی اچھی خاصی مقدار میں تعداد میں, اور کہنے مقصد ہے جس ریٹ میں بڑھ رہی ہے, we're alhamdulillah quite pleased at the moment. ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس دیٹ از اے ویری کیش بیسڈ بزنس ان جنرل, تو آپ کو اس طرح کے بھی کوئی چیلنجز آئے ہیں ود ریگولیٹری چیلنجز کہ کیش کو کس طرح فارمل چینل میں لے کے آنا ہے؟ دیکھیں یہ آئی تھنک ایک بڑا ریکرنٹ ایک کمپلینٹ آپ سارے بزنسز سے سنیں گے, جو فارمل اکانومی میں رہ کے کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ گھاٹے میں ہی رہے گا. یس ایشوز ہے, لیکن بٹ دین اگین آپ نے بزنسز کو, ہم لوگوں نے جس طریقے سے وہ ایک اپنا کو جیسا پوزیشن کیا کہ ہمارا جو ویلیو ایڈ ہے it's certainly net positive working with someone like us. اور ہمارے لیے کہنے مقصد یہ کہ ہم لوگ 3 چیزوں پہ ہم لوگ کھیلتے ہیں, رائٹ. ایک تو یہ پرائسنگ از ایوری تھنگ فار بزنس, دوسرا ہے ریلائبلٹی, اور تیسرا ہے اپنا ریکرنٹ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ جو ہے. ان 3 فرنٹس پہ ہم لوگ کھیلتے ہیں. اس کی وجہ سے although even for a business working with a formal player like us, they'll have to pay taxes, they'll have to pay sales taxes, which no one wants to go through that process. Lekin when we obviously position ourselves in that way, in that manner where we're able to showcase our positives and obviously try to sort of take care of the negatives, تو ہمارے لیے الحمدللہ کہنے مقصد ہے اتنا ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ اور بھی زیادہ بزنسز ہیں جو کہ رسپانسبلی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل. اگر ہم جیسے SCCP کی بات کریں, اگر آپ اس کا کچھ بتا سکیں کہ کیا چیلنجز ہیں اور ہم نے کون سی ڈائریکشن ہیں جن میں ہم نے صحیح ڈائریکشن میں موو کیا, بیکاز ان جنرل اگر دیکھا جائے پچھلے 3-4 سالوں میں ماشاء اللہ اسٹارٹ اپ انڈسٹری ہیز ڈن ویل ان پاکستان, مطلب جو انٹرسٹ آیا ہے لوگوں کا. نہیں بالکل, آئی تھنک پچھلے اگر میں کووڈ کے بعد سے دیکھنا شروع کروں تو ہم نے ریگولیٹری لینڈسکیپ کو 2 اداروں کی اگر میں پرٹیکولرلی تعریف کرنا چاہوں گا. ایک تو اسٹیٹ بینک نے شروع میں, اب تھوڑا کم, بٹ اور ابھی SCCP, ان کے جو کرنٹ چیئرمین بھی ہیں عاقف سعید صاحب, لائک ہی از ڈن اے فینومنل جاب. تو وہ جو ان 2 اداروں نے, انہوں نے بہت زیادہ ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے, جہاں پہ پاکستانی بزنسز کین ریز منی فرام گلوبل انویسٹرز بڑے آرام سے. ایٹ لیسٹ کافی حد تک یہ آپ کا ریگولیٹری چیلنج اتنا نہیں ہے. ابھی بھی بزنسز کو پاکستان سے باہر پیسے بھیجنے میں مسئلہ ہوتا ہے. ابھی بھی ریگولیٹری فرنٹ میں ہم نے کافی ساری چیزیں جس کے لیے ہمیں ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے لیکن اب تک نہیں بنایا. فار ایگزامپل کرپٹو, اس پہ ابھی تک ہم تھوڑا پیچھے ہیں. بٹ ایز فار ایز بزنسز کی انویسٹمنٹ ریسیو کرنے کی بات از کنسرنڈ, SCCP, اسٹیٹ بینک ہیو ڈن اے پریٹی گڈ جاب. تو اس حساب سے بہت اچھا ہے. بٹ چیلنج اگر میں کہوں گا آج بھی پاکستانی بزنسز میں سب سے بڑا چیلنج ہے فائنینسنگ. آپ کے بزنسز کے پاس نہ ایکویٹی نہ ڈیٹ, کچھ بھی چھوٹے اسمال بزنسز کے پاس, اسٹارٹ اپس کے پاس بہت کم اویلیبل ہے. دیٹس دا بگیسٹ چیلنج. نو دیٹ از ٹرو, کیونکہ دیکھا جائے بینکس کی ناظرین جب بات آتی ہے تو اس وقت آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان ہی سب سے بڑا کنزیومر ہے بینکس کا, جو بیسکلی بینکس کے پاس جو کیش فلو اویلیبلٹی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے بڑے ریکارڈ پروفٹس بھی کیے ہیں اس دفعہ بینکس نے. اگر ہم بات کریں پاکستان میں ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے ان جنرل, وہ یہ کہ پالیسی کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے. تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کس طرح کی پالیسی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے پاکستان میں تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں ان جنرل وہ برقرار رہے. حال میں جو بھی ایک مثال ہمارے سامنے سولر کی نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جس طرح ابھی انہوں نے ریسنٹلی راتوں رات اپنا جو ہے ریگولیشن کو آئی وونٹ سے فلپ کیا, بٹ ایک سگنیفیکنٹلی ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈال دیا کنزیومرس کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے بزنسز کے لیے. بٹ دین اگین اگر میں اپنے اسپیسیفک سیکٹر میں دیکھوں, ریگولیشنز کے حوالے سے جو پروگریس ہوا ہے وہ پازیٹیو رہے ہیں. کمنگ آن ٹو یو, اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں ان جنرل کہ یہاں پہ پالیسی شاکس ایسے رہے ہیں جنہوں نے پوری انڈسٹری کو جولٹ کر دیا, چاہے وہ ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو. کس طرح کی کنسیڈریشنز ہوں یا کس طرح کے آپ سمجھیں ڈسرپشنز ہونے چاہیے جو ابھی ایکو سسٹم ہے کہ اس میں ہم چیزیں بہتر کر سکیں, جدھر سمجھیں اسٹارٹ اپس کو بہتر آئی تھنک فنڈنگ مل سکے یا تھوڑے لیکوڈیٹی ایشوز ان کے ہو سکیں, بیکاز جابس بھی تو کریٹ کرنی ہے, انڈسٹری کو بھی تو فلرش کرنا ہے. دیکھیں بالکل ایبسلیوٹلی, اگر آپ نے جابس کریٹ کرنی ہے پاکستان میں تو آپ کو فائنینسنگ انیبل کرنی ہے. پاکستان میں فائنینسنگ انیبل کرنے کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ اور انویسٹرز آئیں پاکستان میں. صرف باہر سے نہیں, پاکستان کے اور لوکل لوگ بھی اور لوکل فنڈز بھی جن کا کام پورا کا پورا صرف انویسٹ کرنا ہو. اب تک پاکستان میں فار ایگزامپل اگر میں صرف وینچر کیپٹل فنڈز دیکھوں, کوئی 8-9 ہیں جو سے 10 ہوں گے میکس جو پاکستان ڈیڈیکیٹڈ ہیں, جو باہر بھی ہیں لوکل بھی ہیں لیکن پاکستان ڈیڈیکیٹڈ ہیں. انڈیا ہیز 1500, رائٹ. سو وہ اکانومی اتنا فرق نہیں ہے جتنا ہمارے ان چیزوں میں فرق ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں انیبل کرنا ہے مور فنڈ مینیجرز اینڈ وینچر کیپٹل اینڈ پرائیویٹ ایکویٹی اینڈ گروتھ فنڈس کو, کہ
मुख्तलिफ स्टेजेस बिज़नेस की उसमें वो कैपिटल डाल सकें। जब आप ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, जिस तरह आप जब ज़्यादा बिजनेसेस को कैपिटलाइज करेंगे, आपके पास खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क का काम नहीं होता जाके, हुकूमत का काम नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट लेके आए आपके लिए मेरे लिए, इकोसिस्टम बस एक बन जाता है। तो आपके जो फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वही आपके मुल्क के एम्बेसडर हैं, वही जाएंगे दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने एक पॉलिसी कंटिन्यूटी रखनी है तो एक बड़ी सिंपल पॉलिसी है, आप वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करें जहाँ पे एक इंसान खुद से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, सोशल मोबिलिटी, राइट। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन। दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, जो अभी यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जो कंटेंट, तो आप भी बड़ा अच्छा बना रहे हैं लेटली जो है। बट माय पॉइंट इज़ कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको बहुत लो बैरियर ऑफ एंट्री है, उनके लिए एक फ़ोन चाहिए और आप शुरू हो गए, और उसके बाद आप इतने पैसे बना सकते हैं कि आप कल को अपने घर खरीदना शुरू कर दें। और ये हुआ है, बिल्कुल। लेट्स टच बेस ऑन दिस। हम एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। 2 बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं हमारे साथ, बड़ा इनलाइटनिंग डिस्कशन सो फार रही है। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप सबको ईद की बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ 2 बड़े ही डायनामिक और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने आई थिंक बड़ा एक जामे नज़र डाली कि पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके क्या इस वक्त मारूज़ात हैं। आई थिंक अब मज़ीद गुफ्तगू करते हुए लेट्स बेसिकली टॉक अबाउट, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर, यू बोथ, आप बड़े क्लोजली जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, लेकिन एट द सेम टाइम लोग घबराते भी हैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। जैसे हमने पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात की, इस तरह अगर मुबारिस मैं आपसे करूं कि आप पाकिस्तान को एज एन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कैसे देखते हैं? क्या हमारा मुल्क इज़ राइप इनफ कि इसके अंदर और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएँ? एब्सोल्युटली, आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम एंटरप्रेन्योरशिप है ओवरऑल। अगर मैं देखें, आपके पास इस वक्त क्योंकि कैपिटल कम है, इसकी वजह से सिर्फ वही लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जिनके पास, उनके अम्मी अब्बू के पास पैसे हैं या उनके फैमिली के पास पैसे हैं, लिटरली। वरना कोई सोचता नहीं है कि यार मैं जाके अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करूँ। अगर आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, जो हमारी मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपने लोकल चीज़ें बनानी है और आपने उनको सस्ती बनानी है जो पूरी दुनिया को चाहिए। एब्सोल्युटली, हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर का सस्ती है, बिजली हमारी महंगी है बट कॉस्ट ऑफ लेबर सस्ती है। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है, तो हमारे पास उस जगह पे बहुत हुआ है। हमारे करीब बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर एक्सेट्रा, दे बिग मार्केट्स। रिसेंटली एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें भी अब ये स्टार्टअप्स आहिस्ता आहिस्ता अब आ रहे हैं मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली, और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। जहाँ वेस्टेज है, जहाँ प्रॉब्लम है, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उसमें एक सस्टेनेबल वायबल बिजनेस बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड असद, इफ आई पोज द सेम क्वेश्चन टू यू, आपको क्या फील होता है कि आपका ये डिसीजन कितना सही रहा है, और मतलब डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, हाउ वुड यू नो जज पाकिस्तान एज एन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम? अपने माजी को देखता हूँ जहाँ पे मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था और अब मैं एक ऑब्वियसली एक बिजनेस का ओनर हूँ। श्योर, इट्स वेरी ग्लैमरस, वेरी कूल टू टेल पीपल दैट यू आर अ फाउंडर, you've raised VC money and what not, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ जो आपके शोल्डर्स पे जो आ जाती हैं आफ्टर टेकिंग ऑन दैट रोल एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, it's on another level. Absolutely. And that's where I feel like entrepreneurship, although it's great, it's amazing, and everyone should think about business ideas and opportunities, but it's not everyone's cup of tea. Risks are there, and then again उस stress को मैनेज करना, उस प्रेशर को मैनेज करना हर किसी की बस की बात नहीं होती, एंड यू रियली हैव टू बी रेजिलिएंट, यू हैव टू बी परसिवियरेंट, एंड यू जस्ट हैव टू हैव दैट मेंटालिटी वेयर नो मैटर हाउ हार्ड यू गेट हिट, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। तो मेरा एटलीस्ट ये जो मुझसे कोई जनरली पूछते हैं क्या कि वो शुड आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस, बाय वर्च्यू ऑफ योर, लेट्स से, योर नेटवर्क, बाय वर्च्यू ऑफ योर प्रायर एक्सपीरियंस, इफ नीड बी, और व्हाटएवर द केस में भी, बट आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सोचें बिकॉज आपको ज़िंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं। एज ऑब्वियसली यू ग्रो ओल्डर, यू हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स, R&D, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट आई थिंक होनी ज़्यादा चाहिए मेरे ख्याल में। मुबारिस, नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, क्योंकि आई थिंक आप स्टार्टअप इंडस्ट्री को आई थिंक एक बड़े वाइड बाइनरी से आपने देखा है,
कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं where people can actually explore the avenue of taking the risk and making something big about it? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक आप वो एक सेइंग है कि जी अगर एक बहुत अच्छी टीम भी अगर हो लेकिन अगर सामने आपकी वो मार्केट इज़ नॉट गुड, वो अच्छी टीम नहीं कर पाएगी कुछ. सो बहुत ज़रूरी है कि आप सही मार्केट देखें, बड़ी मार्केट देखें. आई थिंक आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान में, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम टू सॉल्व एज वेल. जहाँ पे इनएफिशिएंसी है, जहाँ पे आप यील्ड बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे आप किसान की मदद कर सकते हैं, उनकी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, सप्लाई चेन जो उसकी पूरी है उसमें बहुत ज़्यादा. दूसरी बात ये कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जो भी आपके वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कहाँ आप कर सकते हैं, राइट? कि देखें, एक पेटी में टमाटर भर के भेजना एक चीज़ होती है, सही है, आप उसके उतने ही पैसे, थोड़े से पैसे कमा लेंगे. लेकिन अगर आप उसी को सन ड्राई करके एक अच्छा ब्रांड बना के बोतल में रख के उसको भेजेंगे, यू कैन चार्ज अ लॉट मोर. सो वो जो वैल्यू ऐड वाली जो लेयर है, आप उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फूड गुड्स में. एंड अगेन मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि हम बहुत अच्छी मार्केट से करीब रहते हैं, यूएई के करीब रहते हैं. हाँ, they can afford to pay a lot more. So और हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको. So मेरा कहना आइडियल बिजनेस पाकिस्तान में बैठ के करने का वो है जहाँ पे आप डॉलर में कमा रहे हैं, राइट? सो अगर आप या तो सर्विसेज या तो आप प्रोडक्ट बना के बाहर दुनिया को बेच सकते हैं, देयर इज़ नथिंग बेटर देन. नहीं, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट. और हमें डॉलर्स की फ्रैंकली स्पीकिंग ज़रूरत है, एंड द ईजीएस्ट वे टू गेट डॉलर्स इज़ बाय एक्चुअली सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड इन अ बेटर वे. और आपने जैसे बात की, आप भी बाहर गए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट होती है, बट द वे इन इट्स, जिस तरह उसकी पैकेजिंग होती है, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी फेस वैल्यू गिर जाती है. नहीं, सही बात है. उसके अलावा भी हम इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना नहीं रहे जितने हमें बनाने चाहिए. सो पिंक सॉल्ट जो है वो फॉर एग्जांपल हिमालयन सॉल्ट, हाँ, तो वो भी सिर्फ यहीं पे मिल सकती है पाकिस्तान में, लेकिन वो हम उसमें ट्रकों में भर के इंडिया भेज देते हैं, वहाँ पे उसको वैल्यू ऐड करके पैकेज करके. पाकिस्तानी राइस आप देख लें, इतनी बड़ी उसकी मार्केट है. असद माशाल्लाह, अब आपका रिसेंटली आई थिंक यू आर इन द ग्रीन जोन, मतलब स्टार्टअप्स जो है, हमारे जो एक चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें रहते हुए आप प्रॉफिटेबिलिटी में आए हैं रिसेंटली माशाल्लाह. एक कामयाब कारोबार के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके मुताबिक? सर, मेरी नज़र में तो जो नंबर वन फैक्टर है वो रिलायबिलिटी है. मैं इससे पहले भी कह रहा था कि जैसा कि एक फॉर्मल सेक्टर में जब आप अपना आपको जब देखते हैं एज अपोज टू प्लेयर्स हु आर्नट फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, तो आप एक सीरियस डिसएडवांटेज पे वैसे ही होते हैं. लेकिन जब आप प्रूव करते हो अपना आपको इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स दैट यू आर अ रिलायबल पार्टनर, रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर, उस तरीके से कहने का मकसद है कि आपके लिए पास खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज चल कर आती है. बिकॉज व्हाट आई रियलाइज्ड इन रनिंग अ कंज्यूमर facing business and also a B2B business that के word of mouth is the greatest form of marketing. If you're just constantly कहने का मकसद है कि आप सब पार एक सर्विस या प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करें मार्केटिंग पे, ऐसी मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता. द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस कि आप अपने जो कस्टमर्स के साथ ही वो एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करें जो कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगा जब आप एक रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे. पाकिस्तान 25 करोड़ की कंज्यूमर मार्केट है. इस वक्त दुनिया भी एक स्लो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस वक्त एक लिम्बो में, हमारी इकोनॉमी भी एक कश्मकश में ज़रूर है. तो इस वक्त जॉब्स का हसूल इतना आसान नहीं है. तो ऑब्वियसली फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन ऑफ द एवेन्यूज़ टू मेक मनी. सर्वाइवल ज़रूरी है. क्या मैसेज होगा आपका जो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए? यार, आई थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल. तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढें, पर उसमें जिस तरह अभी असद ने भी बोला ना, यू हैव टू बी अ रिलायबल बिजनेस. लाइक यू हैव टू योर कस्टमर्स, योर इनिशियल कस्टमर्स हैव टू लव योर प्रोडक्ट. जो भी आप बेच रहे हैं, सर्विस प्रोडक्ट जो भी आप बना के बेच रहे हैं, तो छोटा शुरू करें, लेकिन बहुत अच्छे आला स्टैंडर्ड पे शुरू करें. ज़रूरी नहीं है हर बिज़नेस के लिए. काफ़ी बिजनेस आप बहुत छोटे पैसों से और शुरू आप कर सकते हैं, अपनी थीसिस वैलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको जाके बढ़ा सकते हैं. व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर एम्बिशियस पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स? मुल्क कभी बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजरा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं. तो जो लोग पाकिस्तान के हवाले से जो कंसर्न हैं फॉर वेरियस रीजंस, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी बुलिश, बिकॉज अब आप अनकरीब देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ और जाती जाएंगी. बिकॉज अब हमारे पास ये आखिरी अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट के पास भी कि वो कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने जिसके तहत हमारी इकॉनमी सेल्फ सस्टेनिंग होगी. क्योंकि 2030 तक हमें $60 बिलियन के एक्सपोर्ट्स तक पहुंचना है, इफ यू हैव टू से गुड बाय टू द IMF. तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करेगी जिसके तहत आपके एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, चाहे वो IT सेक्टर में हो, चाहे एज अ फ्रीलांसर हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर में हो, चाहे एग्री सेक्टर में हो. तो बात ये कि अपॉर्चुनिटीज़ उधर बहुत हैं,
بس بات ساری ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت اپنا ریسرچ کرنا ہے, اپنے رسکس کو صحیح طرح میجر کیلکولیٹ کرنا ہے, اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک دی لیپ آف فیتھ. باقی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ دونوں نے ٹائم نکالا. آئی تھنک اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اور چیلنجز موجود ہیں ناظرین, لیکن پھر بات وہی ہے کہ لک فیورز دوز ہو آر بریو. اور ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ گلاب کا پودا دیکھیں تو اس میں گلاب کی پتیاں آنے سے پہلے اس کے کانٹے آتے ہیں. تو ہم مشکل میں ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے آئی تھنک یو بوتھ آر گریٹ ایگزامپلز آف واٹ سکسیزفل پیپل آر. تو ناظرین بہت پوٹینشیل ہے, اس کو ایکسپلور کریں, گھبرائیں بالکل نہیں. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر عید کی بہت مبارکباد. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.